तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। सीरीज चल रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यूज। ओवरऑल इस पूरे सीरीज में 6 लेक्चर है। आई होप कि अभी तक पहले 5 जितने भी लेक्चर आ चुके हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हो। अगर कहीं पे डाउट भी रहा होगा तो आपने कमेंट करके पूछ लिया होगा। सो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आराम से आप पढ़ सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आपको मार्क करना है कॉपी में फ्रॉम 1 to 25। 3 कॉलम बनाने हैं, आपको मालूम ही है। पहले में क्या लिखना है, सीरियल नंबर, दूसरे में ऑप्शन, तीसरे में अप्रोच, राइट। तो इतना करने के बाद आपको क्रेडिट सिस्टम पे भी ध्यान रखना है, ओके, कि थ्रू आउट द सीरीज हमें वो डेवलप करना ही करना है। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी चारों में से किस पे डिपेंड करता है क्या पिच? स्पीड पे करता है क्या? बिल्कुल नहीं। लाउडनेस पे भी नहीं, एम्पलीट्यूड पे भी नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे करता है। इसलिए आपने सुना होगा कि वुमेन की पिच हाई होती है एज कंपेयर टू मेन। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ओके। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आवाज़ जो है बहुत पतली और सुरीली आएगी। और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो आवाज़ थोड़ी मोटी हो जाएगी, जैसा मेन का होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिच ऑफ अ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिफर टू, फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ टर्न या फिर नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, है ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल पर सेकेंड, कि एक साइकिल में या एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल हो रहा, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक हायर फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्ड टू अ हायर पिच साउंड वाइल अ लोअर फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्ड टू लोअर पिच साउंड। क्लियर है क्या? अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है यहाँ पे। एक होता है टाइम पीरियड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। दोनों में इनवर्स का रिलेशन होता है। मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। ये होता क्या है, समझ लो ध्यान से आप। टाइम पीरियड होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, सॉरी, टाइम टेकन। ये होता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या फिर रिवोल्यूशन या फिर वाइब्रेशन, ओके। और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, पर सेकेंड, ओके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि कोई मान लो पार्टिकल है जो 100 वाइब्रेशन कवर करता है। कितना? 100 वाइब्रेशन 2 सेकेंड में। तो इसका टाइम पीरियड बताओ और फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आप कहोगे देखो सर, 100 वाइब्रेशन 2 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 50 वाइब्रेशन, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हो गया 50 पर सेकेंड, मतलब 1 बाई सेकेंड, मतलब 1 अपॉन सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया, ऐसा यूनिट। वहीं पर टाइम पीरियड की बात बोले तो मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगता है। सोचो, 100 वाइब्रेशन करने में 2 सेकंड लगता है, तो एक वाइब्रेशन के लिए 2/100 सेकंड लगेगा, है ना। तो 2/100 सेकंड का मतलब 0.02 या फिर 1/50, है ना, क्या? सेकंड, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। अब वह जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें भी आप रखोगे तो डायरेक्टली टी की वैल्यू आ जाएगी 1/f, मतलब 1/50 क्या सेकेंड। क्लियर? आई होप कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पिच सारे कुछ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड। ठीक है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन अमीटर, बिल्कुल। अमीटर इस्तेमाल करते हैं हम सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फिर मोटर क्या होता है? मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। याद कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, जैसे घरों में मिक्सी होती है ना, तो मिक्सी जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, मोटर के प्रिंसिपल पे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब वो घूमता है ना चारों तरफ, तो वो हो गया मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा हो गया हमारा एग्जाम्पल, क्या हो गया, हाँ, दूसरा हो गया आपके घरों में कपड़े धोने के लिए जो होता है वॉशिंग मशीन, है ना। तो वॉशिंग मशीन भी एक काइंड ऑफ मोटर है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। फिर वोल्ट मीटर क्या होता है? जो वोल्टेज को मेजर करने के काम में आता है ना। जनरेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। सारे के सारे आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये जनरेटर क्या करता है? जो मोटर करता है उसका जस्ट उल्टा, कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप कि चारों के चारों आपको क्लियर हो गए होंगे ऑप्शन। तो उसी में ये सारा कुछ दिया है ना। तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। एटमॉस्फियर ऑफ प्लेनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश कलर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या है, अब ये थोड़ा फैक्चुअल है तो इसको आपको ध्यान में रखना है
कि एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेनेट वेनस इज प्राइमरली कंपोज ऑफ CO2 विथ ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस. The thick and yellowish clouds in Venus' atmosphere are predominantly made up of sulfuric acid (H2SO4) droplets. Venus experiences extreme condition including a, चलो इतना ही आप ध्यान में रखो कि एक्सट्रीम कंडीशन है ना, वो शो करता है और वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं और उसका एटमॉस्फेयर मेनली किसका बना है, कार्बन डाइऑक्साइड का. आई होप कि आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट इनटू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स. अब ध्यान समझो, यूनिफॉर्म मतलब सेम ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं. यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, राइट. अब एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा. एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, अभी भी पहले भी रहेगा, तो ये तो यूनिफॉर्म ही रहेगा. तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो गया. लेकिन बाकी देखते हैं मोमेंटम का क्या होगा. देखो मोमेंटम होता है P = mv. मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. बोलो क्यों? क्योंकि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना. तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इसलिए ये गलत होगा. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv². अभी मैंने समझाया v बढ़ेगा तो हाफ mv² भी बढ़ेगा, तो ये भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. अगला पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है, mgh फॉर्मूला. अब अगर h जो है क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा ऑब्जेक्ट तो h घटेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बॉडी की क्या होगी, घटेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, इसलिए ये गलत हुआ. आई होप ये सही एक्सेलरेशन है तो क्यों सही है और बाकी गलत है तो गलत क्यों है, वो भी एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है. सो एवरीबॉडी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वहां से कुछ और फैक्ट क्लियर होते हैं हमारे. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, जो कि क्या बोलता है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू एफ. नहीं, इसको मत याद करो, ये जो है सेकंड लॉ का कंक्लूजन है, सेकंड लॉ ही नहीं है. देखो सेकंड लॉ जो है वो ये बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. ये है एक्चुअल लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है, अभी मैंने समझाया क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. तो देखो मास तो कांस्टेंट अगर मान लेते हैं बॉडी का, तो F = आ जाता है, m बाहर चला गया, और dv/dt. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो पता होगा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट. तो यहाँ से कंक्लूजन आता है F = ma. ये कब आता है, जब हमारा मास कांस्टेंट रहे. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मास कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई A = F/m आया. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो नियर द अर्थ सरफेस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है. और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है इक्वेटर पे और पोल्स पे, तो वो अभी देखने की जरूरत नहीं. जब आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन. अब देखो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ. जो स्मॉल g होता है ना, वो होता है Gm/r², जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, या फिर जिस प्लेनेट का भी हम देख रहे हैं उसका. अब ध्यान से समझो, यहाँ पे स्मॉल g किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और मास पे और रेडियस पे डिपेंड करता है. किस पे, मास पे और रेडियस पे. अच्छा, ये फॉर्मूला है कैसे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, उसको भी मैं समझा देता हूँ. देखो फोर्स जो है, न्यूटन ने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r². ठीक है. अब यही फोर्स हमने देखा F = mg भी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ से देखो स्मॉल m से स्मॉल m गया, और स्मॉल g की वैल्यू ये Gm/r² आ गई, जो ऊपर मैंने लिखा. ओके. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, मास पे और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट. यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. किसी और प्लेनेट की बात कर रहे थे तो मास और रेडियस उस प्लेनेट का हो जाता है. तो बोथ मास एंड रेडियस इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर. सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने. वेरी गुड. तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा नहीं है, देखो ध्यान से. द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. देखो जो टेस्ट ऑफ बटर है, बटर जो है वो जब उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है बटर. पहला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. दूसरा, अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4 का होल ट्वाइस, सॉरी Na2SO4, है ना.
ये हो गया बेरियम सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो एक वाइट सब्सटेंस बनता है जो कि होता है NaCl का। NaCl और बेरियम सल्फेट ऐसा बन जाता है कंपाउंड। यहाँ पे जो व्हाइट सब्सटेंस बना वो एक्चुअल में प्रेसिपिटेट बना। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। तो इसलिए बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, तो वही हमसे पूछा था, ठीक है। तो आंसर बी हो गया। बाकी देख लेते हैं। रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। बिल्कुल, आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जंग लग गया, राइट। ओके, लास्ट है वाइन गेट्स सोल्ड विद टाइम। बिल्कुल, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमसे जो पूछा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट सब्सटेंस जो बनता है कोई सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, बल्कि ये क्या है? इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट अकर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है। ये सारा कुछ वही ऑप्शन के बारे में बताया मैंने, जो ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while burning hydrocarbon fuels, if we see a yellow flame with lots of black smoke, in black smoke बहुत सारा निकलता है येलो फ्लेम के साथ, है ना। इट मीन्स दैट द फ्यूल इज किसका बना हुआ है? ध्यान समझो, अगर येलो फ्लेम हो रहा है और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक निकल रहा है, इसका मतलब कि अनसेचुरेटेड, है ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अब ये दोनों क्या होते हैं समझ लेते हैं। सेचुरेटेड देखो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, कि वो सेचुरेट हो चुका है, उसमें और कुछ एडिशन नहीं हो सकता। लेकिन अनसेचुरेटेड दो टाइप का होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एडिशन होने के चांसेस है, हाइड्रोजन एडअप हो सकता है, दैट्स वाई ये अनसेचुरेटेड है। मतलब कि सेचुरेट होने के लिए इसको इसमें और भी हाइड्रोजन या बाकी सब्सटेंस मिलाया जा सकता है। ओके, तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड होगा उसको जलाने पे येलो फ्लेम और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक निकलेगा। ये आप ध्यान में रखना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर पूरी तरीके से बर्न होगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। आई होप ये बेसिक आपको एकदम क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इंडिकेट इनकम्प्लीट कंबशन। इन दिस केस फ्यूल इज लाइकली मेड ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट डबल या ट्रिपल बॉन्ड, आप ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस, बायोगैस के बारे में बोला, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ये भी बताना, ठीक है। चार ऑप्शन, पहला इट इज मेनली कंपोज ऑफ मेथेन गैस, जो कि बिल्कुल सही है, मेथेन गैस का ही बना होता है मेनली। दूसरा, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा था, वो हमारा बी हो गया। बाकी पार्ट भी देख लेते हैं अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तीसरा है, इट इज फाउंड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक। इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव नो रेजिड्यू, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम गलत हो गया, हमसे गलत ही पूछा था, ठीक है। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, देखा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इट्स मेड व्हेन माइक्रोब ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक स्टफ लाइक फूड और एनिमल मैन्योर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अ प्रोसेस नोन एज एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज द बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग और कन्वर्टिंग बायोमास इनटू हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लिक्विड फ्यूल। ओके ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। बायोगैस जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें मेनली क्या होता है? मेथेन होता है। और स्पेंट स्लरी बीइंग रिच इन नाइट्रोजन और फास्फोरस, इट इज गुड मेन्योर है क्या? ये जो बायोगैस है, बायोगैस जनरेशन रिड्यूसेस सॉइल और वाटर पोल्यूशन। बायोगैस इज मेनली कंपोज ऑफ मेथेन लगभग 75%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 25% एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस सच एज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। वेयर एज मेथेन एक हाई वैल्यू कैलोरीफिक फ्यूल है। इसका मतलब क्या होता है? हाई वैल्यू कैलोरीफिक फ्यूल का मतलब कि इसको जलाने पे ज्यादा कैलोरीज हीट प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक इनर्ट गैस है, देयरफॉर इट हैज अ हाई हीटिंग कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन?
तो अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार होते हैं एसिड रेन के लिए, ठीक है। आगे तीनों के तीनों नहीं जिम्मेदार होते, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसलिए इसको छोड़ते हैं। और ये दोनों किसमें कन्वर्ट होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट होता है नाइट्रिक एसिड में, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एसिड रेन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। द फ्लूइड इज, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कौन सा फ्लूइड होता है वो? मेथेनोइक एसिड। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड, जो कि कॉज करता है बर्निंग पेन। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंटेन्स मेथेनोइक एसिड, और उसके साथ साथ मेथेनोइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिंगिंग सेंसेशन और इरिटेशन कॉज्ड बाय द नेटल, है ना। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टिप जानते हैं। फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली अकरिंग कंपाउंड फाउंड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सर्टेन इंसेक्ट और प्लांट। तो मेथेनोइक एसिड है ना और फॉर्मिक एसिड दोनों सेम ही है, ऐसा मत सोचना कि अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद कीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड्स। इट इज, अब ध्यान समझो इसको, अगर हम एक्वस सोल्यूशन में डालें तो क्या बनेगा? सबको पता है कि OH माइनस, है ना। तो OH माइनस कोई भी सोल्यूशन तब देता है जब वो बेस होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है या माइल्ड बेस है? देखो, स्ट्रॉन्ग बेस हम थोड़े ना देंगे किसी को इंडाइजेशन है तो, है कि नहीं। माइल्ड बेस ही देंगे सच दैट उसकी एसिडिटी से वो डील कर पाए, लड़ पाए, है ना। तो इसलिए एक माइल्ड बेस है। गलती से स्ट्रॉन्ग बेस मत बोल देना। और एसिड तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो OH आयन दे रहा है ना। और दूसरा चीज, किसी को इंडाइजेशन है मतलब एसिडिटी है तो उसको तो बेस ही देंगे ना, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड। क्या होता है स्टमक एसिड में? याद कीजिए HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, which helps to alleviate the discomfort associated with indigestion. Hydroxy ion in milk of magnesia react with the excess stomach acid, which is typically hydrochloric, ये सब आपको ही पता है, और MgCl2 बना लेता है, ठीक है। Help to raise the pH level in the stomach, reducing acidity और relieving indigestion symptoms. Next question, which one of the following pairs of metal are very good conductor of heat? क्या बोला? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखो सिल्वर जो है ना वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो सिल्वर तो होगा, बाकी ऑप्शन हटा दो। अब सिल्वर और कॉपर, और सिल्वर और लेड में देख लो, सबको पता है जग जाहिर कि कॉपर जो है हम इस्तेमाल करते हैं तारों में, वायर्स में, है ना। तो इसलिए लेड तो होगा नहीं, सिल्वर ही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, सिल्वर और कॉपर आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये दोनों देख लेते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग ऑल मेटल्स, कौन? सिल्वर। कॉपर जो है सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है अमॉन्ग ऑल मेटल्स, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज मेटल्स आर, चार ऑप्शन समझो ध्यान से। मेलेबल, मेलेबल का मतलब क्या हुआ कि इसको थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? थीन शीट में। तो बताओ कि स्कूल बेल में थीन शीट बनने का क्या ही मतलब हुआ? तो मेलेबल वाली प्रॉपर्टी तो यूज करते नहीं। दूसरा सोनोरस, मतलब मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हो, तो बिल्कुल मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि तुरंत सुनाई देता है ना, और लाउड होता है। दैट्स वाई हम स्कूल बेल जो है मेटल का बनाते हैं, सच दैट वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करे। तीसरा डक्टाइल, मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लस्ट्रस मतलब क्या हुआ? शाइनी होते हैं। क्या ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो शाइनी है अगर, तो उसको हम लस्ट्रस बोलते हैं। तो इसमें जो हमें चाहिए था वो है सोनोरस, ठीक, कि वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई हम मेटल का बेल यूज करते हैं। ओके, सारी चीजें बता दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ। तो आयरन ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवाते हैं एवरीबॉडी? एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, और वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, और जो हीट है ना वो फिर पिघलाने के काम में आता है। देखो एक्सप्लेनेशन में पूरा पूरा डिटेल देख लेते हैं कि जो फेरस ऑक्साइड होता है ना, दो चीज होती है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर Fe2O3 है, आयरन 3 है, तो ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। 2 रहता है तो फेरस ऑक्साइड हो जाता है। तो इसी को रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। जंग, ऊपर जो मैंने अभी समझाया आपको, उसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जहाँ पे बहुत सारा हीट रिलीज होता है, और ये जो हीट रिलीज हुआ वो आयरन को मोल्ड कर देता है, मतलब पिघला देता है, विच सर्व एज द फिलर मटेरियल फॉर ज्वाइनिंग द रेलवे ट्रैक।
क्लियर एकदम अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी, आपको सभी को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी वाटर की सबसे मैक्सिमम होती है, तो 0 पे तो अब से कम होगी, तो कम से ज्यादा पे जा रही है, तो इसलिए क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया आंसर। ओके, तो वाटर जब हीट करते हैं 0 से 4 इंटेंसिटी इंक्रीजेस, वाटर इज हीटेड अबव 4 डिग्री इंटेंसिटी डिक्रीजेस, सबको पता है क्यों, क्योंकि 4 पे सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा, 4 स्टेटमेंट। पहला, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विथ ऑक्सीडाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। वाह वाह वाह, बिल्कुल गलत, पता ही चल गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर। वाह, क्लोरोफिल absorb the chemical energy of light which causes oxidation of carbon dioxide। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोल दिया, अगर रिडक्शन बोलता तो सही हो जाता। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोफिल absorb light energy which causes splitting of water molecule और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको रिएक्शन याद ही होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बना लेता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ CO2, किसमें, शुगर में। क्लियर है क्या, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो कि कैप्चरिंग लाइट एनर्जी, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं, रिलीजिंग ऑक्सीजन और जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ATP, जिसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी। अब चारों में से किसकी डिफिशियंसी से क्वासियोरकर एक माल न्यूट्रिशन टाइप है वो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन की वजह से। कैसे पता, जस्ट एक फैक्ट है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि क्वासियोरकर इज अ फॉर्म ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन दैट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन। ठीक है, तो अभी आप इसको ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच पे वर्क नहीं करता, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, या फिर काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन टाइप और ट्रैप्सिन या पेप्सिन, और पेप्सिन और एमाइलेज, चारों में से कौन कौन सा। तो देखो, ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो है ना वो नहीं वर्क करते एसिडिक पीएच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करते। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ट्रिप्सिन और एमाइलेज डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच बिकॉज दे आर फाउंड इन स्मॉल इंस्टाइन। किसमें, स्मॉल इंस्टाइन में क्या आता है, बाइल जूस आता है, आपको पता है। वहां पे जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक नहीं होता, जहाँ पे पीएच जो है 7.5 से 8 होता है, लगभग माइल्ड बेसिक होता है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीज है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड। एमाइलेज जो है एक एमाइलेज है दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज और ग्लूकोज। बोथ एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमल पीएच ऑफ अबाउट 8 और लूज देयर एक्टिविटी एट लो पीएच वैल्यूज। ध्यान रहेगा, ट्रिप्सिन और एमाइलेज स्मॉल इंस्टाइन में काम करते हैं। स्मॉल इंस्टाइन में पीएच लगभग 7.5 से 8 होता है, इसलिए वो काम नहीं करते वहां पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, ध्यान में रखना है आपको क्या क्या, कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ईच एंजाइम हैज एन ऑप्टिमल पीएच रेंज एट विच इट फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली। सम एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन एसिडिक एनवायरनमेंट व्हाइल अदर बेस्ट इन एल्कलाइन और न्यूट्रल पीएच कंडीशन। ठीक है, अलग अलग एंजाइम अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अगला, डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज, सभी को पता है अनेमिया, इसलिए हमारी सरकार जो है इसके रिगार्डिंग बहुत सारा काम भी कर रही है। कोई एक पर्टिकुलर स्कीम आप बता सकते हो क्या, कि एनीमिया को भगाने के लिए या दूर करने के लिए हमारी सरकार है ना कौन सा स्कीम लेकर आई है। ठीक, तो एनीमिया हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो सभी को पता है कि स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से, रिकेट विटामिन डी की वजह से, है कि नहीं। अब कोलेरा क्यों होता है ना, इसको बताओ आप। चलो, ये देख सकते हो, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से विटामिन सी विटामिन डी आपको मालूम है, और कोलेरा जो है एक इन्फेक्टिशियस डिजीज है काज्ड बाय द बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेराए। हाँ, तो ये है बैक्टीरिया का नाम, उसकी वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट, एक पेशेंट्स का एब्डोमिनल एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्स-रे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट इन द पेशेंट्स मील।
तो बेरियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है कि ए ऑप्शन। बेरियम सल्फेट जो है उसको यूज किया जाता है एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एक्स-रे एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक, इसको कैसे करते हैं ध्यान समझो। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, तो बेरियम सल्फेट जो है पूरा का पूरा पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये आगे जाता रहता है और एक सिरे से उसको हम देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे गया। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इमेजिंग कर सकते हैं उसका। ओके, अब ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाइट इनसाइलेबल कंपाउंड है दैट कैन बी मिक्स विद वाटर और सुटेबल मीडियम टू फॉर्म अ सस्पेंशन। जब पेशेंट इंजेस्ट अ बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, it coats the lining of the digestive tract, allowing the X-ray to visualize the structure and function of the alimentary canal. Okay. Next, cell wall is not present in the cell of, सबको पता है कि ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं होता, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबको बात मालूम है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाइल्ड रिसीव अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। With a quiz, the father asked her how she would verify whether this tall plant was the progeny of both the tall plant and one tall plant। मतलब ऐसा बोल लो, समझो। एक प्लांट दिया पेरेंट्स ने अपने बच्चे को, ठीक है, तो बोला कि इस प्लांट का पता करो कि ये दोनों के दोनों टॉल प्लांट मतलब पेरेंट्स से आए हैं या फिर एक टॉल और एक ड्वार्फ पेरेंट्स से आया है ये पर्टिकुलर प्लांट, है ना। और प्लांट कैसा था, टॉल था। ओके, तो वो कैसे कर सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन से नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन से। बिल्कुल, तो सेल्फ पॉलिनेशन से उसका अगला जो पीढ़ी है उसके बेसिस पे वो बता सकती है कि ये जो है उसके दोनों पेरेंट्स, मतलब अभी तो दादा हो गए राइट, दादा दादी, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, टॉल प्लांट्स रहे होंगे या फिर एक टॉल और एक डॉर्फ रहा होगा। ठीक है, कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन से। देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हेन अ प्लांट पॉलिनेट इटसेल्फ रिजल्टिंग इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। बाय सेल्फ पॉलिनेटिंग द tall plant and observing the height of the offspring, the child can determine if the plant is the result of both tall plants or with each other and with their environment. The size of a population can vary on the availability of resource such as food water। ये दूसरे का आ गया है ना, इसको रहने देना है, बस इतना फोकस करना है, ठीक है, कि सेल्फ पॉलिनेशन से वो पता कर सकती है। अगला, a student was doing an experiment on increasing the cell division among plants। ठीक है, she asked her supervisor to suggest the specific plant hormone for the same। Had you been her supervisor, अगर आप उसके सुपरवाइजर होते, which plant hormone would you suggest। ठीक है, तो इन तीनों चारों में से देख लो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को, है ना, प्रमोट करता है। एब्सिस एक एसिड करता है क्या, नहीं। गिबरेलिन्स करता है क्या, नहीं। साइटोकिनिन करता है क्या, बिल्कुल करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एवरीबॉडी क्यों हुआ, क्योंकि वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है। ओके, अब एब्सिसिस एसिड जो है एक प्लांट हार्मोन है दैट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग प्लांट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सच एज ड्रॉट और कोल्ड। इट प्लेज अ रोल इन सीड डोरमेंसी। ओके, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से बाकियों के बारे में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सेल ऑर्गेनेलिज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, है ना, उनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम। सबको पता है कि ह्यूमन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और प्लास्टिड उसमें होता है क्या, प्लांट सेल में, राइट। तो प्लास्टिड्स के पास भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, आसान क्वेश्चन, इसलिए आगे बढ़ेंगे। एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट अ वायरस वेयर एज अ वैक्सीन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडी जो है यूजफुल नहीं होता है एक वायरस, अगेंस्ट अ वायरस, जबकि एक वैक्सीन जो है वो होता है। ऐसा क्यों, चार ऑप्शन। पहला, एक एंटीबॉडी कैन ब्रेक आरएनए ओनली वेयर एज वायरस हैज डीएनए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला, एक एंटीबॉडी इज अ कार्बोहाइड्रेट इन इट्स केमिकल नेचर वेयर एज अ वैक्सीन इज अ प्रोटीन विच वर्क वेल टू किल अ वायरस। ये भी बकवास चीज है। ओनली अ वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस। ये क्या बात हुई, अब वायरस तो बचा कौन सा, डी है, ये हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे फिर भी। एक वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबॉडी। देखो ये एग्जैक्ट रीजन है, लेकिन एक वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस। तो ये एग्जैक्ट रीजन है क्यों एक एंटीबॉडी काम नहीं करता, बट क्या करता है वायरस, क्या बोलते हैं इसको,
वैक्सीन करती है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है इस लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लास्ट ईयर आई थिंक लेक्चर का कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप ध्यान में रखना कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, पहला ऑप्शन जो कि है ट्रिपेनोसोमा, है ना, ट्रिपेनोसोमा क्या है, ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमाइसिस। क्या खतरनाक वर्ड है, आई होप कि आप प्रोनाउंस कर पा रहे हो अच्छे से, मेरे से तो नहीं हो रहा। देखो, इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआज पैरासाइट्स ट्रिपेनोसोमा, है ना, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो तो आसानी से कर लेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी आदत है इतनी बार कर लेने की, है कि नहीं। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्या है, टीचेस, जो भी है, फ्लाइज विच आर फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका। चलो, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही एवरीबॉडी। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में मेरे को दिक्कत हो रहा था, होपफुली आपको ना हो रहा हो, क्यों, क्योंकि अगर बायोलॉजी का भी स्टूडेंट हो तो दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज मेरी जैसा अगर पहली बार देख रहे हो उसको तो दिक्कत हो सकता है। ठीक, चलो आज के लिए है हमारे पास कोट शायरी, है ना, ये रहा आपके सामने कि बशीर बद्र साहब ने कहा है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ठीक है, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो होपफुली आपको एकदम क्लियर रहा होगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।